नमस्कार। प्रशांत महासागर में चीन ने ताइवान के बाद अब जापान को भी एक बहुत कड़ा संदेश दे दिया। आपको पता है कि जापान में जब से चुनाव हुआ और जब से नए प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से जापान में डिफेंस सेक्टर को तेज़ी से बढ़ाया और चीन इससे बहुत नाराज़ है। और बाकायदा चीन ने अब पूरा प्रयास कर लिया है कि जापान को सबक सिखाया जाए। और यह अब दो बड़े शक्ति जो एशिया की है उसके बीच यह जो द्वंद्व है दोनों के बीच, ये बड़ा रूप भी ले सकता है। ग्लोबल टाइम्स का एक रिपोर्ट है, एक एडिटोरियल आया हुआ, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि चीन हैज़ मोर काउंटर मेजर टू कर्व नियो मिलिट्रिज्म जो जापान का हो रहा है। मतलब चीन के पास कई ऐसे अन्य और भी तरीके हैं जो जापान जो बहुत तेज़ी से अब नव सैन्यवाद कर रहा है, मतलब नए सिरे से वहाँ पर जो सैनिकवाद को बढ़ावा दे रहा है, डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है, उसको वो रोक सकता है। कई ऐसे तरीके हैं। इस पर एक पूरा लेख आया है और ये आपको आज जानना चाहिए कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। और दूसरा पॉइंट, जापान ने ऐसा क्या कर दिया जो चीन यहाँ तक पहुँच गया। देखिए, एक बात तो श्योर है कि दक्षिण चीन सागर में जापान एक बहुत शक्तिशाली देश है। यदि आप चीन से उसके कंपेयर करें अन्य देशों को वहाँ पर दक्षिण चीन सागर में देखें तो जापान निस्संदेह एक शक्तिशाली देश है। और जिस ढंग से जापान और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर पर कई क्षेत्रों में विवाद है, कई सारे द्वीपों पर विवाद है, इन दोनों के बीच यह साफ दिखा। और जापान जिस ढंग से ताइवान को देख रहा है, जिस ढंग से चाइना उसको कर रहा है, बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव मोड पर है, तो जापान को लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं दक्षिण चीन सागर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा, रणभूमि बनेगा। और इसलिए जापान बहुत तेजी से सैन्यकरण करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन चीन ने भी अब कमर कस लिया है और चीन 1 इंच भी जापान को यह करने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा। रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया है, जरा समझिए, कि चीन ने कम से कम 20 ऐसे जापानी संगठनों को प्रतिबंध की सूची में डाल दिया है कि हम इनको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे। ठीक है भैया। और 20 अन्य संगठनों को वह एक तरह से कहा जाए टेस्ट कर रहा है कि क्या यह कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि नागरिक उपयोग के नाम पर रेयर अर्थ मेटल्स ले रहे हैं और उसका प्रयोग यह डिफेंस सेक्टर में कर रहे हैं। यहां पर इस बात को भी जाने भैया है, चीन ने जिस 20 संगठनों पर एक तरह से शिकंजा कसा है जापान के 20 संगठनों पर कि हम इसे रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे, तो आप कहेंगे सर इससे क्या होगा। देखिए, इससे बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। देखो, रेयर अर्थ मेटल्स में आज के तारीख में डोमिनेंस यदि किसी का है तो चाइना का है। खासकर कुछ रेयर अर्थ मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि टबेनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्प्रोसियम, ये सब रेयर अर्थ मेटल्स में चाइना का डोमिनेंस है और इनका बहुत उपयोग है लड़ाकू विमान में, मिसाइल गाइडेड सिस्टम में, रेडार में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, ईवी में, यहाँ तक कि टरबाइन में। तो चीन का मानना है कि यह जापान क्या कर रहा है, इनको लेता है अपने विकास के नाम पर और इसका उपयोग कर रहा है ये डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में, और अंतगतवा यह मुझ पर आक्रमण करेगा या मेरे विरुद्ध जब भी युद्ध होगा तो ये उसमें शामिल हो जाएगा। तो चीन ने क्या किया है, अब इन सब मेटल्स को 20 संगठनों को नहीं देगा जो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। और कुछ कंपनियों, कुछ संगठनों को यह सूची में रखा हुआ है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिविल उपयोग के नाम पर कर रहे हैं और उसका यूज कहीं और हो रहा है, नाम पर तो ले रहे हैं सर। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन का मानना है कि जापान ने बहुत अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दिया है, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है, मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, मिलिट्री कॉपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कर रहा है। खासकर चीन को एक बहुत ही ज़्यादा नागवार है कि तुम अपने संबंध को अमेरिका के साथ इतना क्यों बढ़ा रहे हो, और खासकर मिलिट्री कॉपरेशन, इससे भी चीन नाराज है। इसलिए चीन ने बहुत कड़ा संदेश दिया और चीन का मानना है कि जापान बेसिकली अब 1930 वाले जापान को दोहराना चाहता है। उसने बाकायदा कहा कि जो 1930 में जापान ने का जो पहले ये बहुत बड़ा सैनिक रूप से ताकतवर देश था, ये दोबारा उस चीज को प्राप्त करना चाहता है और इसी को उसने कहा है नियो मिलिट्रिज्म। लेकिन इसमें इसने एक बात को कहा, इसने कहा है कि यह मिलिट्रिज्म नहीं है कि ये दोबारा से सैन्यवाद कर रहा है। सच्चाई है कि 1930 से अभी जो जापान कर रहा है इसमें बहुत अलग है। 1930 में जो जापान ने किया वो साफ दिख रहा था। जापान एक साम्राज्यवादी देश था,
उसकी सैन्य शक्ति थी, सबको दिखता था। लेकिन आज के तारीख में इनका मानना है कि जापान सेल्फ डिफेंस के नाम पर, डटरेंस के नाम पर, यानी निरोधक क्षमता के नाम पर और अलायंस के नाम पर जापान धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। वह कहता है कि मैं आत्मरक्षा के नाम पर कर रहा हूं, मैं निरोधक क्षमता यानी डिटरेंस की, कि मुझ पर कोई आक्रमण न करे, यह कह करके वह बच रहा है। सच्चाई है कि इसको दिखा करके वह जापान एक नए तरीके का सैन्यवाद ला रहा है। इसी को वह कह रहा है नियो मिलिटरिज्म। यहां पर इस बात को भी समझें, वह यह है कि चीन और जापान के बीच संबंध को इतिहास में भी जाकर देखना होगा। आपको लगता होगा कि जापान एक इतना छोटा देश है, वो चीन के लिए कहां कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है। ऐसा नहीं है सर। एक समय था, 1930 से पहले की बात है, लगभग माना जा सकता है 1930 से पहले से लेकर 1942 तक जापान सैन्य रूप से बहुत ताकतवर देश था और चीन कहीं खड़ा होता ही नहीं था। चीन तो एक देश था ही नहीं। सच्चाई है कि चीन के बहुत बड़े पार्ट पर जापान का कब्जा था, कुछ बड़े पार्ट पर जो चीन का था वह एक अपनी सरकार थी, अलग टाइप की सरकार थी, चांग काई शेक की, और कुछ जगह पर आपको मालूम चलेगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, माओ के नेतृत्व में उसकी सरकार थी। यदि आप देखेंगे चीन को 1945 में, तो चीन तो उस समय कोई देश था ही नहीं। सच्चाई है कि 1949 में अक्टूबर में जाकर के चीन एकीकृत हुआ और चीन एक देश बना, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन उससे पहले की बात देखेंगे तो आप मंचूरिया वाले इलाके पर देखिएगा तो जापान का कब्जा है, रसिया के स्खालिन तक में उसका कब्जा था। सच्चाई है कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश थे, चाहे वो बर्मा हो उस समय का, या फ्रेंच इंडो चाइना जिसमें वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह आते हैं, इंडोनेशिया के देश जो नीचे में आते हैं, फिलीपींस, इन सब पर जापान का कब्जा था। जापान एक बहुत बड़ी शक्ति थी। सच्चाई है कि फर्स्ट साइनो जापान वॉर, जिसको साइनो मतलब हो गया चाइना, इस वॉर में ये बात है आपका 1894-95 की बात, जापान ने बाकायदा चीन को हराया और फॉर्मोसा, जिसको ताइवान कहा जाता है, उसको जीता। तो ये सब चीन के मेमोरी में है कि यदि जापान जो है ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो दोबारा जरूर कब आक्रमण करेगा। जापान बहुत बड़ी शक्ति थी। आपको यह भी याद होना चाहिए कि मानना चाहिए कि 1905 में जापान ने रसिया को हराया था और उसके स्खालिन द्वीप पर कब्जा किया था। स्खालिन द्वीप तो मैं नहीं कहूंगा, प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, सखाली। अब आप समझ सकते हैं कि जापान पहला देश बना था जिसने किसी यूरोपीय कंट्री, पहला एशियाई देश बना जिसने किसी यूरोपीय देश को हराया। आगे जरा और भी देखिए, 1910 में इसने कोरिया को जीता। फिर सबसे बड़ी घटना होती है 1931 और 32 में, जब जापान ने सीधा मंचूरिया यानी कि चीन पर जा करके, सोचिए कितनी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, चीन के अंदर जा करके मंचूरिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और फिर धीरे धीरे देखा जाए तो 37 में बीजिंग, 13 नवंबर 1937 को संघाई, फिर 37 में ही नानकिंग, फिर वुहान, फिर ग्वांगझो 38 में, ये सब क्षेत्रों को कब्जा कर लिया था। तो आप जरा समझ सकते हैं कि यदि चीन में इसको पढ़ाया जाता है कि जापान ने किस ढंग से काम किया है, तो चीन के लोगों की मानसिकता भी एंटी जापानी है और चीन के लोग भी नहीं चाहते हैं कि जापान सैन्य रूप से ताकतवर हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि ऐसा होगा तो जापान फिर से कहीं एक नए साम्राज्यवाद को लेकर के ना आ जाए। यहां पर इस बात को भी जानिए कि जो 13 दिसंबर 1937 नानकिंग, जो वहां पर चांग काई शेक की सरकार थी बड़े क्षेत्र में, वहां पर उसकी कैपिटल थी, जब उसको वो इन्वेड करता है तो वहां पर ऐसा मैस्कस, ऐसा नरसंहार किया जाता है जो चीन के इतिहास में, क्या विश्व के इतिहास में भी बहुत कम देखा गया है। माना जाता है 2 से 3 लाख कैदी, जिनको कैद किया गया था या जो कैद नहीं भी किया गया था, 2 से 3 लाख लोगों को मार दिया गया था। ऐसा नरसंहार आज तक नहीं देखा गया। माना जाता है कि इस पूरे नानकिंग की घटना को द रेप ऑफ द नानकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है 2 से 3 लाख महिलाओं के साथ रेप भी किया गया था नानकिंग में। अब आप सोच सकते हैं चीन में जो एंटी जापान सेंटीमेंट्स है वो कितना ज्यादा हो सकता है। और इसलिए चीन जो है वह जापान से कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो एंटी ही रहा है। और चीन नहीं चाहता है कि कल को यदि ताइवान पर वो अटैक करता है तो जापान ताइवान के सपोर्ट में आ जाए, और जापान आएगा, ताइवान आएगा तो अमेरिका तो आएगा ही। आगे और भी देखिए, जापान इतनी बड़ी शक्ति थी एक समय में, आपको यह भी पता होगा कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में
जो अमेरिका का एक पोर्ट था वहां पर उसने बमबारी कर दी थी और माना जाता है कि 2400 से ऊपर अमेरिकी जवान मारे गए थे। और यही वो कारण है कि जापान ने यदि पर्ल हार्बर पर अटैक न किया होता अमेरिका के, तो शायद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा भी नहीं बनता। और अमेरिका को जापान ने जबरदस्ती टाल लिया द्वितीय विश्व युद्ध में, और परिणाम सबको पता है कि एट लास्ट युद्ध खत्म होते होते हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रूप में भी देखा जाए तो जापान एक शक्तिशाली देश रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कमजोर हुआ। फिर उसके उभार में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जापान ने हमेशा कहा अपने उभार को कि हम कभी सैन्यवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 2020 के बाद से लगातार जैसे जैसे दक्षिण चीन सागर में दोनों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और चीन की मोनोपोली बढ़ते जा रही है, जापान धीरे धीरे अब मिलिटराइजेशन पर आ रहा है और नई सरकार और तेजी से बढ़ रही है, और ये चीन को नागवार लग रहा है। यहां पर कुछ और बातें देखिए, चीन को क्या तर्क है। चीन बोलता है हम उसको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे, ऐसे चीजों को, क्योंकि वो उससे मिसाइल एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से बनाएगा। चीन का अनुमान है कि यदि हमने इसको नहीं दिया तो इसकी जीडीपी में 1.3% की गिरावट होगी, मतलब डिफेंस भी कमजोर होगा और जीडीपी भी कमजोर होगी, तब ये शायद बाज आए। कुल मिलाकर चीन का मानना है कि इनका आर्थिक नुकसान 60 ट्रिलियन येन तक पहुंच जाएगा, और चीन मानता है कि यदि ये सब होगा तो शायद ये थोड़ा ठंडा करेगा दिमाग। चलिए आगे। और भी चीन ने किसी कंपनी को या किसी फैक्ट्री को नहीं बोला है कि हम नहीं देंगे। जितने भी अनुसंधान केंद्र है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन कहा था, संगठन कहा था, उस पर प्रतिबंध लगाया है, जो रक्षा अनुसंधान पर है, सैन्य अनुसंधान या नए हथियारों का विकास या भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है उनके इन्हेंसमेंट से जुड़े हुए जितने भी अनुसंधान केंद्र है उस पर यह प्रतिबंध लगाया कि हम उसको रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देंगे। हाँ, लेकिन इसमें कहीं भी परमाणु हथियारों की बात नहीं की गई है चीन के द्वारा ऐसे लेख में कि वो चाहता है। यानी चीन ने बाकायदा एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जापान अपना मिलिटराइजेशन को कम करे और साथ साथ जो गठबंधन बना रहा है अमेरिका के साथ मिलकर के मेरे विरुद्ध, उसको भी वह रोके। नहीं तो ये जो प्रतिबंध है ये और आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो जापान के पास रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है और चीन का डोमिनेंस है, तो चीन का यहां पर मोनोपोली चल रहा है और चीन इस मोनोपोली को कैश करना चाहता है जापान पर जवाब डाल करके। आगे आइए। देखो चीन का जो ये है दृष्टिकोण सिंपल है कि जापान जो है बढ़ता हुआ जो वहां पर नव सैन्यवाद बढ़ रहा है, ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं जापान का दृष्टिकोण है कि जो चीन है वो ज्यादा सैन्य रूप से आक्रामक हो चुका है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में, फिर ताइवान जो जलमरु है वहां पर, तो इससे उसकी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो ये जापान का मानना है, इसलिए जापान चाहता है कि कोई देश मुझ पर अटैक न करे, हम बस उतना शक्ति चाहते हैं। वैसे जितने भी पश्चिमी देश हैं वो कहते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जापान का भी शक्तिशाली होना जरूरी है चीन के कंपेयर में। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन इतना जरूर है चीन और जापान के बीच दूरियां बढ़ रही है और ये दूरियां ऐतिहासिक भी है, इसलिए ज्यादा प्रखर होकर के सामने आ सकती है। वैसे इस बात को भी जान लीजिए कि यदि कोई जापान को बहुत कमजोर करके आंक रहा है तो वो भी गलत है। टेक्नोलॉजी में जापान बहुत ऊपर है, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि चीन उससे कम है, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी में ऊपर है वो टेक्नोलॉजिकल वेपन्स भी बहुत अच्छा बना सकता है और चीन इससे जापान को रोकना चाहता है। चलिए फिर भी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या चीन सही कर रहा है और यह चीन की दादागिरी नहीं तो और क्या। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।